गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल इस प्रकार छा गए थे मानो दिन में ही रात उतर आई हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बिजली बार बार कड़क रही थी। एक गरीब मेहनतकश व्यक्ति जिसका नाम अब गोपाल था, अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी को धकेलते हुए गांव की चौराहे की ओर जा रहा था। गोपाल के पास अपनी जीविका चलाने का केवल एक ही सहारा था। वो उसी ठेले पर पाव भाजी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका घर कच्चा था और उसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश मत होने देना। यदि आज मेरी पाव भाजी नहीं बिकी तो कल तक सारी भाजी खराब हो जाएगी। घर का राशन भी समाप्त हो चुका है। मेरी पत्नी लता इस आशा में बैठी होगी कि आज मैं कुछ पैसे लेकर लौटूंगा, तभी घर का चूल्हा जल सके। जैसे ही गोपाल ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। कुछ ही क्षणों में तेज वर्षा आरंभ हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जाने लगे। गोपाल ने तुरंत एक पुरानी और फटी हुई प्लास्टिक की चादर निकाली और अपनी पाव भाजी को बचाने के लिए उसे सावधानी से ढक दिया। वो स्वयं पूरी तरह भीग रहा था, परंतु उसे अपनी भाजी की अधिक चिंता थी। उसी समय गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम अब मोहन था, वहां से गुजर रहा था। उसने गोपाल की दशा देखी और उसके पास आकर रुक गया। अरे गोपाल, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसी भयंकर बारिश में भला कौन बाहर निकलकर तुम्हारी पाव भाजी खाने आएगा? भाई अब घर चले जाओ, नहीं तो कहीं बीमार पड़ जाओगे। मोहन भैया, गरीब आदमी को बीमारी से भी अधिक भूख का भय सताता है। आज पूरे दिन में 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। यदि मैं खाली हाथ घर लौट गया तो अपनी पत्नी लता की आंखों में कैसे देख पाऊंगा? बारिश और भी तेज हो गई। गोपाल एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और मौन होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में भविष्य की चिंता घर कर चुकी थी। धीरे धीरे रात के 8 बज गए। बारिश कुछ कम अवश्य हुई थी, किंतु चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गोपाल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं रहा। अब उसे अपना सामान समेटकर घर लौट जाना चाहिए। वो अपना ठेला समेट ही रहा था कि तभी अचानक एक बड़ी कार तेजी से आई। उसके पहियों से कीचड़ उछला और वो सीधे गोपाल के ठेले के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक सज्जन बाहर उतरी और गोपाल की ओर बढ़ते हुए बोले, भाई, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा? हम लोग शहर जा रहे थे लेकिन आगे का रास्ता बंद हो गया है। हमें बहुत तेज भूख लगी है। जी साहब, पाव भाजी पूरी तरह तैयार है। बस पाव गरम करने में 5 मिनट लगेंगे। आप कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। भाई जरा जल्दी करना। इस ठंडे मौसम में यदि कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो सचमुच जान में जान आ जाएगी। उन शब्दों को सुनते ही गोपाल के मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने तुरंत चूल्हा जलाया। मक्खन की सुगंध चारों ओर फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छी तरह मैश किया और पांव पर मक्खन लगाकर उसे सुनहरा होने तक सेंका। गर्मा गर्म धुआं छोड़ती हुई पाव भाजी को देखकर उन मुसाफिरों की भूख और भी बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में गोपाल ने बड़े प्रेम और मन लगाकर गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट तैयार की। मक्खन की सुगंध दूर तक फैल रही थी। भाजी से उठती भाप उस ठंडी बरसाती रात को और भी सुहावना बना रही थी। गोपाल ने दोनों हाथों से आदरपूर्वक वो प्लेट उठाई और मुस्कुराते हुए उन सज्जन के सामने रख दी। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है, प्रेम से खाइए। सज्जन ने जैसे ही पाव भाजी का पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की चमक फैल गई। उन्होंने आश्चर्य से गोपाल की ओर देखा। वाह भाई, क्या अद्भुत स्वाद है। हमने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी पाव भाजी खाई है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट और चटपटी भाजी आज तक कहीं नहीं मिली। सच कहूं, तुमने तो कमाल कर दिया। इस बारिश के मौसम में इसका स्वाद तो और भी बढ़ गया है। भाई, हमारे लिए 2 प्लेट और तैयार कर दो। गोपाल की मेहनत आखिर रंग ले आई। सभी मुसाफिरों ने बड़े चाव से भरपेट भोजन किया। जब पैसे देने का समय आया, तब उन सज्जन ने प्रसन्न होकर अपनी जेब से 2000 रुपए का एक नोट निकाला और साहब, ये तो बहुत अधिक पैसे हैं। मेरे पास इतने रुपए लौटाने के लिए छुट्टे भी नहीं हैं। इसे अपने पास ही रख लो भाई। आज इस कठिन समय में तुमने हमें भूखे पेट नहीं लौटाया। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का छोटा सा पुरस्कार है।
भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। इतना कहकर वे सभी अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। गोपाल ने उस 2000 रुपए के नोट को श्रद्धा से अपने माथे से लगाया और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ा। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया हो। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि गांव का ही एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम अब विक्रम था, दूर खड़ा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क चुकी थी। विक्रम गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान भली ही छोटी थी, लेकिन उससे भी छोटा उसका हृदय था। जब उसने देखा कि गोपाल ने एक ही रात में 2000 रुपए कमा लिए, तब उससे ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगा कि यदि ये गरीब पाव भाजी वाला इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो एक दिन मेरी बराबरी करने लगेगा। देख रहे हो, कल तक जिसके पास नमक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाठ देखो। ये शहर वाले भी न जाने कैसे लोग हैं, कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई ग्राहक आने की हिम्मत ही न करे। अगली शाम फिर से हल्की हल्की वर्षा होने लगी। गोपाल अपने ठेले पर ताज़ी पाव भाजी तैयार कर रहा था। उसी समय विक्रम अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलने लगा ताकि आसपास खड़े सभी लोग उसकी बातें सुन सके। अरे, ये कैसी दुर्गंध आ रही है तेरे ठेले से। क्या इस भाजी में सड़ी हुई सब्जियां डाल रहा है? कल रात तो शहर वालों को धोखा दे दिया, अब क्या गांव वालों को बीमार करने का इरादा है? विक्रम भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी लता आज सुबह ही मंडी से ताजी गोभी और मटर लेकर आई है। मैं अपने ठेले की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। चुप रहो, सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुम बारिश के गंदे पानी के बीच पाव सेंक रहे हो। सुन लो गांव वालों, यदि किसी ने भी इसकी पाव भाजी खाई तो उसका पेट खराब होना निश्चित है। सुना है कल रात जो लोग यहाँ से खाकर गए थे उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। विक्रम की बातें सुनकर जो लोग गोपाल के ठेले की ओर आ रहे थे वे भी रुक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलने लगी। गोपाल बार बार अपनी सफाई देता रहा, लेकिन विक्रम ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि लोग डरकर वहां से दूर हटने लगे। गोपाल का हृदय टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये अपमान क्यों सहना पड़ रहा है। लगभग 2 घंटे तक वो खाली बैठा रहा। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। दूर खड़ा विक्रम ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसी समय अचानक वही कार फिर से आकर गोपाल के ठेले के सामने रुकी, जो 2 दिन पहले यहाँ आई थी। कार का दरवाजा खुला, उसमें से वही सज्जन बाहर उतरे, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। दोनों मुस्कुराते हुए गोपाल के ठेले की ओर बढ़े। आज हम विशेष रूप से तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारी पाव भाजी का स्वाद इतना पसंद आया कि आज उन्होंने घर पर भोजन ही नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आज भोजन करेंगे तो केवल तुम्हारी पाव भाजी ही खाएंगे। साहब, लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी पाव भाजी खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई थी। ये झूठ किसने फैलाया है? हम तो कल से पहले से भी अधिक स्वस्थ और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने कार्यालय के समूह में तुम्हारी तस्वीर भी साझा की है। देखो, पीछे जो दूसरी गाड़ी आ रही है उसमें मेरे मित्र हैं। मैंने उन्हें भी तुम्हारी पाव भाजी के बारे में बताया था। वे सभी आज तुम्हारी पाव भाजी का स्वाद चखने आए हैं। सज्जन की बात सुनते ही विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहां एक नहीं बल्कि 3-4 और गाड़ियां आकर रुक गईं। उनमें से कई परिवार नीचे उतरे और सीधे गोपाल के ठेले की ओर बढ़ने लगे। गोपाल के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। उसने तुरंत चूल्हा जलाया। तवे पर मक्खन पिघलने लगा। मसालों की मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल गई। ताजी भाजी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि गांव के वे लोग भी, जो कुछ देर पहले विक्रम की बातों में आ गए थे, अब अपने कदम रोक नहीं पाए। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग गोपाल के ठेले के पास आए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। बेटा गोपाल, हमें क्षमा कर दो। हम विक्रम की बातों में आ गए थे। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे लिए भी एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी बना दो। इसकी सुगंध ने तो हमारी भूख ही बढ़ा दी है। बाबा, आप ऐसी बातें मत कहिए।
आप सभी का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अभी आपके लिए सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी तैयार करता हूँ। उस रात गोपाल की पूरी पाव भाजी बिक गई। ठेले पर रखा एक भी पाव और एक भी चम्मच भाजी शेष नहीं बची। दूसरी ओर विक्रम शर्म से सिर झुकाए वहां से चुपचाप खिसक गया। उस दिन गोपाल ने केवल अच्छी कमाई ही नहीं की थी, बल्कि अपनी ईमानदारी से अपने ऊपर लगाए गए सभी झूठे आरोपों का भी उत्तर दे दिया था। अब गोपाल का ठेला केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगा। हर शाम उसके ठेले पर लोगों की लंबी कतार लगने लगी। उसकी पत्नी लता भी अब घर पर उसकी पूरी सहायता करती थी। दोनों मिलकर बड़े प्रेम से ताजे मसाले तैयार करते और पहले से भी अधिक स्वादिष्ट पाव भाजी बनाते। लेकिन अब गोपाल के मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। वो चाहता था कि एक दिन उसका अपना छोटा सा ढाबा हो, जहां लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकें। एक रात जब गोपाल घर लौटा, तब उसने देखा कि लता घर की टपकती हुई छत के नीचे जगह जगह बर्तन रख रही थी, ताकि वर्षा का पानी पूरे घर में न फैल जाए। पूरी रात दोनों ठीक से सो भी नहीं सके, बिस्तर भी भीग चुका था। उसी रात गोपाल ने मन ही मन एक बड़ा निर्णय लिया। लता, अब बहुत हो गया। आखिर कब तक हम इस टपकती हुई छत के नीचे अपना जीवन बिताते रहेंगे? भगवान की कृपा से अब हमारे पास कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि अब ठेला छोड़कर किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली जाए। दुकान लेने में बहुत खर्च होगा, फिर गांव के चौराहे पर दुकान मिलना भी तो आसान नहीं है। प्रयास करने में क्या हानि है? यदि हमें एक पक्की दुकान मिल गई तो वर्षा के दिनों में भी हमारा काम बंद नहीं होगा। लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से जाकर बात करूंगा। अगले दिन गोपाल गांव के सरपंच से मिलने पहुंचा। सरपंच ने उसकी वर्षों की मेहनत और ईमानदारी को अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए उन्होंने चौराहे के पास स्थित एक पुरानी दुकान उसे किराए पर दिलाने में सहायता की। गोपाल ने दिन रात एक करके उस दुकान की सफाई की। धीरे धीरे उसने उस छोटी सी दुकान को एक सुंदर और सादगीपूर्ण पाव भाजी ढाबे का रूप दे दिया। उस ढाबे का नाम रखा गया गोपाल पाव भाजी सेंटर।